हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है, ठीक है, 2021 हेतु, ठीक है, उसमें अपन विषय 11वीं रसायन विज्ञान हेतु जो 3 वीडियो हैं अपन पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अपन ने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रश्न बैंक में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाहित थे सभी को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो से बच्चों अपन क्या करेंगे, जो विस्तृत क्वेश्चन है लिखने वाले उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो आज जो अपन यूनिट ले रहे हैं बच्चों, अध्याय 1, ठीक है, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज देखते हैं इसके कुछ 3 अंक वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, जो विमीय विश्लेषण, सीमांत अभिकर्मक, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है, इनको एक एक करके अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसा आपको एग्जाम में लिखना है ना। बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, विमीय विश्लेषण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन देखें, उससे पहले अपन देखते हैं कि आपने क्या हो गया, एसआई इकाइयाँ पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे लंबाई है, ठीक है, लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है बच्चों, मीटर। ठीक है, समय समय की एसआई इकाई क्या होती है बच्चों, सेकंड, ये आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर कुछ ऐसी इकाइयाँ रहती हैं जैसे क्षेत्रफल है, ठीक है, आयतन है, बल है, वेग है, ठीक है, इनके कोई एसआई मात्रक होते नहीं हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों, इसकी डेफिनेशन देखो कि एसआई इकाइयों के आधार पर, ठीक है, गणितीय विधि द्वारा क्षेत्रफल, आयतन, बल एवं वेग आदि विमीय राशियों के लिए क्या करते हैं, हम कुछ सूत्र या कुछ इकाइयाँ व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न इकाई प्राप्त करने की जो विधि है, उस विधि को विमीय विश्लेषण विधि कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों यहाँ पे आप। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं चाल। अब चाल की इकाई के लिए क्या करते हैं, हम इसको सरल करते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे किससे नापते हैं, लंबाई से। ठीक है, और समय, ठीक है, समय को हम किससे नापते हैं, सेकंड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई के लिए जो मात्रक है वो क्या होता है बच्चों, मीटर। ठीक है, लंबाई के लिए मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय के लिए क्या होता है, मात्रक सेकंड। अर्थात चाल बराबर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, चाल बराबर ज्ञात कर सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, या इसी को और सरल करके लिखें तो मीटर सेकंड की घात -1 भी लिख सकते हैं। तो जो मीटर सेकंड की घात -1 जो बच्चों प्राप्त हुआ है, इसको बोलते हैं अपन क्या, व्युत्पन्न इकाई। ठीक है, और इस व्युत्पन्न इकाई प्राप्त करने के लिए हमने जिसका सहारा लिए हैं उसको बोलते हैं विमीय विश्लेषण का सहारा हमने लिए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विमीय विश्लेषण बच्चों होता क्या है। तो नंबर 2 यहाँ पे लिखा है कि सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम इसकी 2 परिभाषा देखेंगे, प्रथम परिभाषा और द्वितीय परिभाषा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वे अभिकर्मक, ठीक है, जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा कुछ समय पश्चात क्या होते हैं, अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक दो अभिकारक है ए धन बी, और इनकी क्रिया से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहे हैं सी एवं डी। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो अधिक मात्रा में उपस्थित है और ए कम मात्रा में उपस्थित है, अर्थात ए अभिकर्मक कम मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, प्रयुक्त हो जाएगा और जल्दी से समाप्त हो जाएगा। अर्थात इसकी एक लिमिट है, एक सीमा है। तो जो कम मात्रा में अभिकर्मक उपस्थित होता है बच्चों, उसको बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, इसी प्रकार इसकी आप दूसरी डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि वे अभिकारक जो अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं, मतलब जल्दी समाप्त हो जाते हैं ना, और उत्पाद की मात्रा को सीमित करते हैं। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं, है ना। बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो क्या यहाँ पे एक अभिक्रिया हो रही है, 2 मोल क्या ले रहे हैं अपन H2 के और 1 मोल क्या ले रहे हैं ऑक्सीजन के। ये आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं बच्चों, 2 मोल जल के या H2O के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे H2 के 2 मोल से अभिक्रिया हेतु क्या होते हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके 2 मोल चाहिए और इसका 1 मोल चाहिए। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, इसका 1 मोल ही बहुत अधिक पर्याप्त है ऑक्सीजन के 2 मोल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो H2 है ये एक सीमांत अभिकर्मक के जैसे है। ठीक है, कैसा है, यहाँ पे H2 सीमांत अभिकर्मक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, अणु एवं परमाणु में 3 अंतर यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अंतर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अणु में क्या होता है, इसका पहला पॉइंट बच्चों यहाँ पे देखो कि तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के एक अणु ले लें, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्थायी है। ठीक है, HCl की बात कर लें, ये भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्योंकि ये सभी अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है,
अब यदि हम बच्चों बात करें परमाणु की, तो परमाणु में क्या होता है, तत्व व यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, मान लो यदि हम क्या करें, ऑक्सीजन के एक परमाणु की बात करें तो ये कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। आपको पता है कि ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करके ये ऑक्सीजन का अणु बना लेगा। इसी प्रकार यदि मान लो हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु, ये भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, ये किसी क्लोरीन के दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, HCl का अणु बना लेगा, तब ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ठीक है, दूसरा है कि अणु क्या होता है, यह एक या अनेक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनता है। ठीक, जैसे अपन देखें, एक प्रकार के परमाणु, मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणु, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु, इनसे भी मिलकर अणु बनते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के परमाणु से मिलकर भी अणु बनते हैं, या फिर अनेक प्रकार के, जैसे मान लो HCl है, ठीक है, CH4 है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु के योग से भी क्या बन जाता है, अणु। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है परमाणु में बच्चों कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। मान लो कोई एलिमेंट या कोई तत्व ले लें, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन का तत्व ले लें, तो यहाँ पे सारे जो परमाणु रहेंगे वो किसके रहेंगे, ऑक्सीजन के रहेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे आयरन का कोई तत्व ले लें, आयरन का टुकड़ा ले लें, तो यहाँ पे जो सारे परमाणु हैं बच्चों वो किसके रहेंगे, सारे आयरन के रहेंगे। अब यहाँ पे बच्चों थर्ड पॉइंट लिखा है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में समानता भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो अणु क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। जब ये भाग लेते हैं तो आपस में क्या होते हैं, परमाणुओं में टूट जाते हैं। ठीक है, सामान्यता है। ठीक है, और जो परमाणु हैं ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार इनके तीन अंतर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की सार्थक अंक क्या है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, 3 अंक के प्रश्न के हिसाब से इसका देखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, यदि आपको सार्थक अंक के बारे में विस्तृत पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी। ठीक है, बहुत विस्तृत रूप से इसका वीडियो बना दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ से इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक उन अंकों को कहते हैं जिन अंकों, ठीक, अंक कौन कौन से हो सकते हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, जिन अंकों के द्वारा किसी भौतिक राशि के परिमाण को, ठीक है, पूर्णतः उनके यथार्थ मान तक व्यक्त कर सकते हैं या व्यक्त किया जा सकता है, उनको हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अंतिम अंक के अतिरिक्त, ठीक है, मतलब जो लास्ट का अंक है उसको छोड़ के सभी अंक कैसे होते हैं, निश्चित। और जो अंतिम अंक रहता है बच्चों वो कैसा रहता है, अपना अनिश्चित रहता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे कि 2.5373 में, ठीक है, जो लास्ट का अंक 3 है ये कैसा होता है, अनिश्चित। और बाकी जो यहाँ के शुरू के हैं 2.5, ठीक है, 3-7 ये निश्चित अंक होते हैं। ठीक है, और 3 कैसा रहेगा, अनिश्चित। तो बच्चों यदि आपको जो सार्थक अंक है, सार्थक अंक के बारे में इनके नियम पढ़ना है, ठीक है, और सार्थक अंक कैसे निकालने हैं, तो आप ज़रूर क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके विस्तृत समझ सकते हैं। चूँकि अपने को एग्जाम में 3 अंक के प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे आंसर देखना है, तो हम यहाँ पे इतना पर्याप्त लिखेंगे। ठीक है, यदि आपको चाहें तो सार्थक अंक के 2-3 नियम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो लिख सकते हो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ठीक है, 5 में लिखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है को सूत्र एवं संकेत द्वारा, ठीक है, प्रकट करने की जो विधि रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं मेन आंसर कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो पहला पॉइंट है यहाँ पे लिखा है कि पदार्थ के अविनाशिता नियम के अनुसार, अर्थात पदार्थ का विनाश नहीं होता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, क्या होता है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात जितने अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, इनका द्रव्यमान यदि हम मापें तो अभिक्रिया के बाद में जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका द्रव्यमान भी इतना ही प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो तभी बराबर प्राप्त होंगे अभिकारक और उत्पाद जब रासायनिक समीकरण कैसा हो बच्चों, संतुलित हो। ठीक है, तो इसलिए हमको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना कैसा होता है, आवश्यक होता है। सेकेंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिखा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों के बारे में, ठीक है, पता चल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है। और फिर पॉइंट नंबर 3 है बच्चों कि संतुलित समीकरण से ज्ञात होता है कि कितने अभिकारक से कितना उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे अभिकारक कुछ मात्रा में भाग ले रहे हैं और यहाँ पे कुछ मात्रा में क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे संतुलित समीकरण देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अभिकारक से कितना उत्पाद हमको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इसी विधियों के नाम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक विधि को आपको विस्तृत में समझना है संतुलित करने की, तो हम आप कमेंट कर सकते हैं, हम इनको विस्तृत में समझा देंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पे जो पहली विधि है इसको ये होती है अनुमान विधि, ठीक है। अनुमान विधि से हम संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरी है आंशिक समीकरण विधि, ठीक है। एक समीकरण को दो भाग में अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, और फिर उन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। उस विधि को कहते हैं क्या, आंशिक समीकरण विधि। फिर बच्चों थर्ड की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या विधि, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के भी हम क्या कर सकते हैं, समीकरण संतुलित कर सकते हैं। और फोर्थ है बच्चों यहाँ पे आयन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विधि, ठीक है। इन चारों विधियों से हम क्या कर सकते हैं, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे हम अनुमान विधि की देखें, मान लो कोई अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है H2 धन O2 और यहाँ पे बन रहा है बच्चों यहाँ पे H2O, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या समान नहीं है, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, अभिकारक के साइड 2 हैं और ऑक्सीजन के साइड कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 हैं। लेकिन यहाँ पे उत्पाद के साइड हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 और ऑक्सीजन कितना है, मात्र 1। अर्थात हमको संतुलित करने के लिए जहाँ पे संख्या कम रहती है वहाँ पे हम इसको 2 बनाना पड़ेगा। तो इसको 2 करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी है, 2, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4, ठीक है। हाइड्रोजन की 4 हो जाएगी संख्या, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर साइड के हाइड्रोजन को भी 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको 4 बनाने के लिए हम यहाँ पर सामने क्या लिखना पड़ेगा, 2, ठीक है। तो इस प्रकार हमको एक संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बच्चों ये जो समीकरण है बच्चों कैसे हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो ये जो सभी समीकरण संतुलित है हमने एक अनुमान लगा के किए हैं, इसलिए इस विधि को क्या बोलते हैं अपन, अनुमान विधि। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है कि अणुभार एवं वाष्प घनत्व में संबंध स्थापित करिए, ठीक है। तो बहुत आसान है यहाँ पे कि किसी गैस का वाष्प दाब से हमें ज्ञात होता है कि गैस का एक अणु हाइड्रोजन के एक अणु से कितने गुना भारी है। मान लो कोई गैस है हमारे पास, ठीक है। तो इस गैस का जो एक अणु है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कितने गुना जो भारी है वो हम ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों के बीच में हमको संबंध ज्ञात हो जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखें कि जो वाष्प घनत्व है, ये वाष्प घनत्व बराबर होता है किसके, कि गैस का अणुभार, मान लो कोई गैस दी है उसका अणुभार और हाइड्रोजन का आणविक भार, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान रख सकते हैं, मान लो गैस का अणुभार हमको ज्ञात नहीं है तो हम गैस का अणुभार वैसे लिख देंगे, लेकिन हाइड्रोजन का अणुभार हमको पता है, ठीक है। हाइड्रोजन के अणु का जो भार है वो कितना होता है, 2, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, गैस का अणुभार के बटे 2, ठीक है। यदि हम इसको और शुद्ध करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैस का अणुभार है, गैस के अणुभार को हम इधर ले चलेंगे, ठीक है। गैस का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित वाष्प घनत्व, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या जाएगा, अणुभार बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। देखो एग्जांपल है कि माना किसी गैस का वाष्प घनत्व 59 है, ठीक है। वाष्प घनत्व कितना है, 59, तो उसका अणुभार कितना होगा। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे वाष्प घनत्व कितना दिया है, यहाँ पे 59, ठीक है। इसमें अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, अपने को अणुभार निकल जाएगा। तो कितना है अणुभार, 118, ठीक है। तो यहाँ पे अणुभार और ये वाष्प घनत्व में ये रिलेशन होता है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लिखा है एनटीपी से क्या अभिप्राय है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो एनटीपी क्या होता है, एनटीपी से जो हमारा अभिप्राय है बच्चों, ये नॉर्मल टेम्परेचर एवं प्रेशर से, नॉर्मल मतलब, ठीक है, सामान्य, ठीक है, ताप एवं दाब, ठीक है, ये एनटीपी कहलाता है, ठीक है। एनटीपी में क्या होगा, मान लो बच्चों हम एनटीपी में क्या करें, किसी कंटेनर में हम क्या करें, 1 मोल किसी गैस के अणु ले लें, कितने ले लें, 1 मोल किसी गैस के अणु ले लें। तो और उनका हम क्या करें, कंडीशन रखें, नॉर्मल टेम्परेचर एवं प्रेशर रखें, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में 1 मोल जो गैस है इसका जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर, ठीक है। तो यही इसकी परिभाषा में लिखा है कि एनटीपी से अभिप्राय क्या है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एवं प्रेशर से है। और एनटीपी पर समस्त गैसों के 1 मोल अणुओं का आयतन कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर होता है, ठीक है। एवं 22.4 लीटर में कितने अणु हो जाएंगे, आपको पता है एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23 अणु विद्यमान रहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो बच्चों जो NTP है, तो यहाँ पे NTP में क्या होता है अपने को, यहाँ पे देखो जो टेम्परेचर है वो लेना पड़ता है कितना 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप, ठीक है। और प्रेशर लेना पड़ता है 1 बार के बराबर, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब नापने की इकाई है। और यदि हम ये दोनों कंडीशन ले लेंगे तो 1 मोल जो गैस है उसका आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे B बराबर 22.4 लीटर, ठीक है। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे लिखा है कि मूलानुपाती सूत्र द्वारा आणविक सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे आणविक सूत्र या जो अणु सूत्र है, ठीक है, ये कैसे निकलते हैं। हम मूलानुपाती सूत्र में n का गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, अणु सूत्र, ठीक है। n बराबर यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अर्थात इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी यौगिक का अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है। तो यदि बच्चों इसका आपको व्यवस्थित आंसर लिखना है तो आप सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र की डेफिनेशन लिख लेना, फिर आणविक सूत्र की डेफिनेशन लिख लेना और फिर इन दोनों में रिलेशन बता देना कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे H2O2 है, ये क्या है बच्चों, अणु सूत्र है। क्या है बच्चों, अणु सूत्र। तो अणु सूत्र से यदि हमको मूलानुपाती सूत्र बनाना है तो हम क्या करेंगे, इनको सरल कर देंगे। अर्थात यहाँ पे जो 2 हैं, 2 से हम इनको काट देंगे तो जो सरल सूत्र है वो क्या हो जाएगा HO, और जो सरल सूत्र है वो क्या हो जाएगा अपना मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है 2 गुणित HO, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र HO है, यदि इसमें हम इसका n का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे अणु सूत्र प्राप्त हो जाता है। इसे समझने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इसको क्वेश्चन समझ लें हम। एक यौगिक है, ठीक है। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या है बच्चों, यहाँ पे C4O3, ठीक है। तो इसका अणु सूत्र क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र दिया है आपको, अणु सूत्र यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे दिया गया आपको, अणु भार दे दिया गया कितना 290, ठीक है। तो बच्चों इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मूलानुपाती सूत्र दे दिए गए आपको कितना C4O3, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती सूत्र का हम भार ज्ञात कर लेते हैं। कितना भार हो जाएगा, यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या दी है 4, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन का अणु भार होता है कितना 12, तो यहाँ पे क्या जाएगा 48, ठीक है। फिर यहाँ पे हम धन लगा देंगे। फिर ये वाले यहाँ पे देखें ऑक्सीजन कितने हैं आपको 3, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लिख देंगे और एक ऑक्सीजन का भार होता है कितना 16, तो ये भी आ जाएगा 48। फिर जब इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 96, अर्थात 96 हमको क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र का भार मिल गया, ठीक है। तो देखो अब हमको n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अणु, ठीक, अणु भार बराबर क्या कर देंगे, मूलानुपाती सूत्र का भार। अणु भार देखो बच्चों क्वेश्चन में दे दिया गया आपको कितना 290, और यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र का भार अपन ने निकाल दिया 96। जब इसको काटेंगे बच्चों तो लगभग 3 आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। अर्थात n बराबर कितना प्राप्त हो गया 3, ठीक है। तो बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र क्या दे दिया था C4O3, और इसमें हम क्या कर देंगे 3 का गुणा कर देंगे n का, क्योंकि n की वैल्यू 3 आ गई है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कार्बन बच्चों 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे C12O9 ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा अणु सूत्र। तो आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा है कि मोलरता की परिभाषा लिखिए, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे किसी विलयन की मोलरता क्या होती है, ठीक है। पदार्थ के मोलों की वह संख्या है जो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित होती है, ठीक है। इसे कैपिटल M से दर्शा। बहुत आसान है बच्चों, मान लो हम क्या करें, यहाँ पे 1 लीटर विलयन ले लें, क्या ले लें 1 लीटर विलयन ले लें, और यहाँ पे हम क्या करें, कोई पदार्थ ले लें, पदार्थ का हम 1 मोल इसमें डिजोल्व कर दें या घोल दें, तो जो विलयन बन जाएगा वो बन जाएगा 1 मोलर विलयन। क्या बन जाएगा, 1 मोलर विलयन, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र लेते हैं जिसमें कैपिटल M बराबर क्या होती है, मोलरता। यहाँ पे W बराबर होता है बच्चों दिया गया भार, जो विलय घुल रहा है उसका कोई ना कोई भार हम घोलेंगे वो W हो जाएगा, और यहाँ पे 100, ठीक है। इसके बटे होता है बच्चों M, अर्थात जो विलय घुल रहा है उसका हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अणु भार उसका, और फिर यहाँ पे V क्या लिखेंगे हम ml में आयतन।